नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र मोदी सरकार की हार हो गई। देश के और दुनिया के अखबारों ने उसको लेकर के तमाम बातें लिखी जिनमें यह हिम्मत नहीं होती थी कि नरेंद्र मोदी सरकार के बारे में कुछ लिख दें। बहुजन समाज पार्टी जीरो पर आ गई। वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनने की सजा उसे दी। नरेंद्र मोदी को भगवान राम को बेचने, उनकी मार्केटिंग करने और उनके नाम पर धंधा करने की सजा अयोध्या वासियों ने उनको दे दी। वो अयोध्यावासी जो भगवान राम की प्रजा हैं, भगवान राम के परिजन हैं, उन्होंने यह सजा दी। और नरेंद्र मोदी खुद चुनाव हारते हारते बचे। उनकी सबसे प्यारी मंत्री स्मृति ईरानी चुनाव हार गई। नरेंद्र मोदी के चहेते 13 मंत्री चुनाव हार गए। और उसके बाद इस देश के तमाम सारे लोगों का धन लूटकर 30 लाख करोड़ रुपए का उन पूंजीपतियों को फायदा करा दिया गया और लोगों की जेब से लुटवा दिया गया। यह शेयर बाजार में हुआ। तो 6 जून के पहले आप बाय कर लेना, 4 जून के पहले वो शूट अप करेगा। 4 जून जैसा आपने कहा, जिस दिन चुनाव का नतीजा आएगा, आप उस हफ्ते भर में देखना कि यानी भारत का स्टॉक मार्केट के लिए उसके सारे जो उनके प्रोग्रामिंग के जो प्रोग्रामिंग वाले सारे उनके थक जाएंगे। तो 6 जून के पहले आप बाय कर लेना, 4 जून के पहले। जी हां, कमोबेश सारे ये सब चीजें जिस तरीके से जनादेश आया है, वह जनादेश नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ है। क्यों? क्योंकि 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार को 282 मोदी के नाम पर हुआ था कि नमो सरकार, तो उसको 282 सीटें मिली थी। 2019 में उसे 303 सीटें मिली। और इस बार जब वो कह रहे थे 400 पार, अब की बार मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार 400 पार, तब स्थिति ये होती है कि वो 240 पे आ जाते हैं। लेकिन वहीं कांग्रेस पार्टी जो 2014 में 48 सीटों पर थी, वो 99 सीटों पर आ जाती है। तो आप इससे समझ सकते हैं, एक डबल पे आ रही है, एक घट के इस स्थिति में आ रही है। इसके बाद में दोनों के गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन जो राहुल गांधी के नेतृत्व में है, वो 234 सीटें ले आता है। और नरेंद्र मोदी नीत एनडीए वो 290 सीटें ले आता है, 92। तो ऐसी स्थिति में सरकार स्वाभाविक सी बात है बनेगी, लेकिन मोदी सरकार नहीं बनेगी, वो बनेगी एनडीए सरकार। लेकिन यदि उसी एनडीए सरकार से जो एक दो साथी ऐसे हैं जो कभी इंडिया में भी रहे, वो यदि वापस आ गए तो मोदी सरकार गिर जाएगी और फिर इंडिया सरकार बन जाएगी। यानी अब नरेंद्र मोदी को डर के रहना पड़ेगा, जो तानाशाही में रहने लगे थे, जो कहने लगे थे मैं एक अकेला, और तमाम ड्रामे करते थे और जिस तरीके से लेते थे, तो अब उन्हें फैसले लेने में डर लगेगा। उन्हें डर लगेगा उस विपक्ष से, क्योंकि अब विपक्ष इतना मजबूत है कि वह ठोक के सवाल करेगा और घेर लेगा। निश्चित रूप से डरना चाहिए। इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें हैं। इसी पर जब बात करते हैं हम, तो आगे आता है कि क्या नरेंद्र मोदी इस हैसियत में हैं कि आज वो कुछ ऐसा कर सके, या उनकी वह ओरा बचा है? तो दिखता है नहीं। आज तो उन्हें राम से नफरत हो गई है।
अब जय श्री राम बोलने वालों के जवाब में वो जय श्री राम नहीं बोलते हैं। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री से निवेदन भारत माता की जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। आपका ये स्नेह, वो जय जगन्नाथ बोलते हैं, यानी अयोध्या वासियों से भी उन्हें नफरत हो गई, उनके भक्तों को नफरत हो गई, जिससे पता चलता है उन्हें राम से प्यार नहीं था, अयोध्या से प्यार नहीं था, उसको बेचकर सत्ता पाने का प्यार था। क्या ऐसा किसका आशीर्वाद मांगते हैं? ये हमने नहीं जीता है, इस क्षेत्र की महान जनता ने, देव तुल्य जनता ने जिताया है, हमने नहीं जीता। टोटल देश में विश्व की भाजपा की कार्यशाला मानी जाने वाली जगह आपने विजय किया है। सब पोल पट्टी खुल गई, जो ढका तोबा था अवधेश प्रसाद जैसे दिल्ली पहुंचेंगे, सारा देश दुनिया जानेगी। वेट, उनका कहना था कि जो राम को लाए हैं उसको हम लाएंगे। ये तो पूरी तरह से बहुत झूठा है, उसी तरह झूठा है। सूरज जो है पूरब निकलता है, पश्चिम बैठता है, और कोई कहे सूरज दक्षिण को, तो नोबडी कैन बिलीव। तो वैसे है, ये राम को लाए हैं, राम के लाने वाले लोग हैं। राम तो बहुत हजारों लाखों वर्ष पहले आ चुके हैं, राम तो जन जन में हैं, राम को कोई लाए नहीं है। ये तो राम को लाने वाले नहीं हैं, राम के नाम पे व्यापार करने वाले लोग हैं। ये पोल पट्टी सब खुल गई, देश जान गया ये राम को लाए हैं। ये तो खुद राम बन रहे थे, क्या क्या प्रधानमंत्री जी सोच रहे थे, हम अवतार लिए हैं, हम अवतारी हैं, ये स्वयं राम बन रहे थे। तो इसलिए अब नरेंद्र मोदी को उस अयोध्या ने नकार दिया जहां आप झूठे राम बनाना चाहते थे। तो वो तो असली राम वाली अयोध्या है, उसे राम, मोदी के लाए राम नहीं चाहिए, उसे अपने राम चाहिए। तो यह है, इसलिए उसने नकार दिया, क्योंकि राम कहते थे मेरे तो परिजन जो है वो अयोध्यावासी, और अयोध्या की प्रजा को वो अपना परिवार मानते थे। उस परिवार को आज भाजपा के लोग गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। इस दशा में आ गए हो तो आप समझ सकते हैं। बहरहाल अयोध्या ने आईना दिखा दिया है, पूरे देश को दिखा दिया, लेकिन उसी जगह तमाम सारे वो राज्य हैं जो अयोध्या की जो मार्केटिंग की गई, उस मार्केटिंग में वोट दे देते हैं। चाहे हिमाचल प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे असम हो, उत्तराखंड हो। तो इससे आप समझ सकते हैं कि गोबर पट्टी असलियत में दिमाग में होती है। तो गोबर पट्टी ये है, यूपी ने साबित कर दिया वो गोबर पट्टी नहीं है, वो लोकतंत्र और सिद्धांतों पर चलने वाला है। वो सबको आईना दिखाता है। उसने इंदिरा गांधी को भी आईना दिखाया था, और अब मोदी को दिखा रहा है। और राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी ने जो कमाल किया है वो अपने आप में गजब है। भारतीय जनता पार्टी को औकात पर ला दिया है। चलिए इसके आगे बात करते हैं। जो हालात हैं, जो स्थितियां हैं, उन स्थितियों में यदि देखें तो आज पूरे देश में राहुल गांधी को हरवाने के लिए वायनाड तक बसपा जाके अपना प्रत्याशी खड़ा कर देती है, चंडीगढ़ में ला करके खड़ा कर देती है, उसके अलावा तमाम सारे देश के हिस्सों में ले जाके खड़ा करती है। लेकिन
हर जगह वो सिर्फ वोट कटुआ का काम करती है, एक भी सीट नहीं जीत पाती है, हराने का काम करती है। चाहे आनंदपुर साहिब सीट हो, उसको हरवाया बहुजन समाज पार्टी। हरवाने की कोशिश की थी चंडीगढ़ वाली सीट को भी, लेकिन नहीं हरवा पाए। हरवाने के लिए गए थे राहुल गांधी को वायनाड से भी, लेकिन नहीं हरवा पाए। हरवाने के लिए उनके आए थे अमेठी और रायबरेली भी, नहीं हरवा पाए। हरवाने के लिए गए थे कन्नौज, लेकिन नहीं हरवा पाए। तो मैं उदाहरण दे रहा हूं कि ये सब जगह जाते हैं। यहां उत्तर प्रदेश में तो चलिए इनका आधार था, लेकिन तमिलनाडु में, तमाम सारे और दूसरे राज्यों में जहां इनका कुछ नहीं, वहां जाते हैं, वहां वोट कटुआ का काम करते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं। तो जनता ने भी इस बार जवाब दे दिया, जीरो का आंकड़ा पकड़ाकर यह बता दिया कि तुम असल में वोट कटुआ ही हो, तुम्हारी औकात नहीं। हमें तो असली वो व्यक्ति चाहिए जो संविधान की रक्षा करे, जो डॉक्टर अंबेडकर के सिद्धांतों की रक्षा करे, और वो जननायक राहुल गांधी। तो इससे समझिए। फिर एक उदाहरण देता हूं। चंडीगढ़ एक अपने आप में पूरा भारत है, यहां पर हर राज्य के लोग, और ऐसी जगह पर जब मनीष तिवारी लड़ने आते हैं चुनाव, तो उनको हरवाने के लिए उन्हीं की पार्टी के तमाम लोग लग जाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी जैसे करती है खरीद फरोख्त और सबके धंधे, तो उसने वो धंधा किया। उसने भारतीय जनता पार्टी ने, जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष थे सुभाष चावला, उन्हें खरीद लिया। पूर्व तमाम सारे और पदाधिकारी थे, उन्हें खरीद लिया, और कुछ को वहीं रहते हुए भड़काया, उनको फंडिंग करी, और उसके बाद में हरवाने की कोशिश की। कांग्रेस पार्टी के तमाम यहां कद्दावरों ने यही पूरी साजिश रखी। बनियों ने पूरी ताकत लगाई कांग्रेस को हरवाने के लिए, लेकिन जब जनता खड़ी हो जाती है तो वो जिताती है। और इस शहर की जो गरीब जनता थी वो खड़ी हुई मनीष तिवारी के साथ, और जो अमीरों की थी वो खड़ी हुई संजय टंडन के साथ, जो भाजपा के थे। और अंत में पूंजीपतियों की जो थी भीड़, वो हार गई और गरीबों की जनता जीत हुई। यह हुआ, यह सबूत है। और यही सबूत हमें बनारस में देखने को मिला, जहां 3 राउंड नरेंद्र मोदी चुनाव हारे, 2 घंटे तक हारते रहे, उसके बाद फिर जीते हैं। तो जो जीत भी हुई, तब भी 3 लाख से अधिक वोट वो हार गए। इसी तरह स्मृति ईरानी की हालत है, वो 1,62,000 वोट से हार गई। और पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जीत राहुल गांधी की हुई, उनसे बड़ी जीत किसी की नहीं, सबसे ज्यादा मतों से वो जीते। तो यह संदेश दिया उत्तर प्रदेश ने, हम जननायक को पसंद करते हैं, जो भी जननायक बन के आएगा हम उसके साथ खड़े होंगे, और जो मद में चूर हो जाएगा, दंभ से भर जाएगा, हम उसे नकार दें। तो इससे समझने की जरूरत है कि क्या होता है। तो अब इंडिया इतना मजबूत है कि वो सत्ता में रहे या सत्ता से बाहर, जनता के लिए आवाज बनेगा। और एनडीए इतना कमजोर है कि उसे मोदी को डरना पड़ेगा। तो अब डरने का वक्त मोदी का है। जय